सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी, इसे हमेशा की बुक में सोशलिज्म भी लिखा हुआ है या सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसे कम्युनिज्म भी कहते हैं, ये साइड पे लिखा हुआ है, और कलेक्टिविज्म। सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी से क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही इदारा या डिपार्टमेंट होता है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा होता है। एक से ज्यादा डिपार्टमेंट वो कंट्रोल नहीं करते, सिर्फ एक सिंगल इदारा है जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। पूरा इख्तियार या कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा तो ऐसी इकोनॉमी सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहलाती है। अब इसमें अब ये समझाना चाह रहे हैं कि फ्री इकोनॉमिक सिस्टम के उलट, अभी फ्री इकोनॉमिक सिस्टम तो हमने डिस्कस नहीं किया, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी वर्किंग क्या होती है। ये उसके अपोजिट एक सिस्टम है जिसमें तमाम तर इकोनॉमिक डिसीजन वो गवर्नमेंट या किसी एक अथॉरिटी के कंट्रोल में होते हैं। उसी ने तमाम रिसोर्सेज लगाने होते हैं। रिसोर्सेज आपके, आपकी लैंड, मिनरल्स, आपकी ये मशीनरी, जंगलात, आपके फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, रेलवे, रोड वगैरह वगैरह, ये जितने भी हैं ये आपके मुल्क के रिसोर्सेज होते हैं। अब इन तमाम रिसोर्सेज के बारे में गवर्नमेंट ही फैसला करेगी कि किस डिपार्टमेंट में कितना लगाना है माल। रेलवे को कितना पैसा चाहिए और सनत को कितना पैसा चाहिए, स्टील में हमने कितना इन्वेस्टमेंट देनी है, उसमें फैक्ट्रियाँ कितनी नई लगानी है, पार्क कितने बनाने हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज कितने बनाने हैं, इची बीची, समझ में इची बीची, वो सारा का सारा फैसला गवर्नमेंट करेगी, उसी के कंट्रोल में होगा। प्राइवेट बिजनेस निश्चित, कोई चक्कर नहीं प्राइवेट बिजनेस का। अगर यहाँ पे शहर कहते हैं कि मैं अपनी कोई फर्म वो बनाना चाहती हूँ या मैं अपना कोई बुटीक खोलना चाहती हूँ, कोई चक्कर नहीं, गवर्नमेंट ने कहना काका बंद करो बंद। हम किस लिए बैठे हुए हैं, हमारे पास आप नौकरी करें। तो तमाम तो लोग जो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट उनको अपनी मुलाजमत पे रख लेती है। सरकारी वर्कर होते हैं सारे, लेकिन अपना आजाद कारोबार कोई भी नहीं स्टार्ट कर सकता। अब ये पहले पैराग्राफ में भी यही लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में वो क्या कहता है, तो यहाँ पे भी ये सारी तफसील में वो सिर्फ ये बता रहा है कि जो काम करना चाहता है, जिसकी जिस हिसाब से कैपेबिलिटी है, गवर्नमेंट उसको उस हिसाब से उसके ऊपर लोड डालती है और उसको उस हिसाब से काम दे देती है। अब कोई पर्सन जाके कहता है कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो वो उसको इंजीनियरिंग के किसी डिपार्टमेंट में एडजस्ट करेगी। अब एक शख्स जाके कहता है कि मेरे पास फैशन डिजाइनिंग का कोर्स डिप्लोमा है, मैंने इसका काम जानता हूँ, वो उस इंडस्ट्री में लगा देगी। मेरे पास टेक्सटाइल की डिग्री है, उसको उस इंडस्ट्री में लगा देगी। किसी के पास टेक्सटाइल की हायर लेवल की डिग्री है, किसी के पास जरा इंफीरियर लेवल की डिग्री है, तो उसको मैनेजर की पोस्ट में लगाएगी, किसी को वर्कर की पोस्ट में लगाएगी। जिस हिसाब से कैपेबिलिटी होगी गवर्नमेंट उसको उस हिसाब से रिवार्ड देगी और एडजस्ट करेगी। इसके साथ साथ उसकी इंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। लाइक हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में भी जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनकी वो बाद में पेंशन लगा देती है, उनको मेडिकल फ्री होता है, और उनका बाकी मामला इमरजेंसी इंश्योरेंस वगैरह उनकी ही होती है। तो इस तरह की तमाम मामला की जिम्मेदारी फिर गवर्नमेंट बॉडी उठाती है। फीचर्स ऑफ सोशलिज्म इंपॉर्टेंट है, फीचर्स तक ही आप काम करके आएंगे आज, इसके बाद इसके मेरिट डिमेरिट है उनको कल देखेंगे। अब सोशलिज्म की कुछ खसूसियात है। सोशलिज्म की इधर बुक से रीड करने की जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में सोचें कि अच्छा भी एक ऐसी, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसमें तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नमेंट के जिम्मे है। तो ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम की क्या क्या खासियत हो सकती है? एक सबसे पहली तो माइंड में ये आती है कि इसमें अमीरी और गरीबी का फर्क वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सभी को एक ही नजर से देखेगी, जिसका जो लेवल होगा उसको उस हिसाब से जॉब मिल जाएगी। तो इसमें अमीरी और गरीबी का खात्मा हो जाएगा। यस सर। दूसरा इसमें ये भी एक हो सकता है कि जब एक ही इदारा वो पूरे मुल्क के बारे में सोच रहा है, कानून साजी वो कर रहा है, तो वो पूरे मुल्क का माइंड में रखेगा, इंडिविजुअल यूनिट्स का माइंड में नहीं रखेगा। इस तरह मुल्क तेजी से तरक्की करेगा, क्योंकि जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना अपना सोच रहे हो, अपनी अपनी सबको परी हो, तो वहाँ पे लालच ज्यादा आ जाती है लोगों के दरमियान, और वो मुल्क इतनी तेजी से तरक्की नहीं करता। लेकिन यहाँ पे वो तेजी से इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि जिसका जो कैलिबर है उस हिसाब से उसको जॉब मिल रही है। सिफारशी सिस्टम यहाँ पे नहीं है। और इसके अलावा इसकी क्या कोई खासियत हो सकती है? आपका मुल्क का डिफेंसिव सिस्टम, डिफेंड अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होगा, कोई इतनी जल्दी आपके मुल्क पे आंख उठा के नहीं देख सकता, कोई हमला नहीं कर सकता। और इस तरह की कुछ और बातें आपके माइंड में आ रही होंगी, उनको भी आप लिख सकते हैं। अब बुक में देखते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं। सबसे पहला, स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जितने भी आपके मुल्क के रिसोर्सेज हैं वो उनकी ओनरशिप
गवर्नमेंट के पास होती है, गवर्नमेंट को स्टेट भी बोलते हैं। तो रिसोर्सेज की मलकियत सारी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो ये रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? इसमें नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज दोनों तरह के आ सकते हैं। ये नीचे एग्जाम्पल लिखे हैं, लैंड, कैपिटल, फैक्ट्रीज, मिनरल्स, फॉरेस्ट, बैंक, एनर्जी, मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन, लेटरम पटरम, ये सारी इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट की है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। नंबर 2 पे लिखा हुआ है जी, स्टेट कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। गवर्नमेंट की कंट्रोल करेगी कि क्या पैदा करना है, कितनी क्वांटिटी में पैदा करना है, और दौलत को तकसीम कैसे करना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगाना है। पैसा समझते हैं, रुपया पैसा, पैसा कितना लगाना है आपने, और कैपिटल, मिनरल वगैरह रिसोर्सेज किस डिपार्टमेंट में कितने लगाना है, किसमें ज्यादा लगाना है, किसमें कम लगाना है, पंजाब को कितना देना है, केपीके को कितना देना है, लाहौर में कितना शेयर रखना है, दूसरे शहरों में कितना शेयर रखना है, सारा कुछ कंट्रोल कौन करेगा? स्टेट। नंबर 3, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। जब एक ही इदारा है जो प्लानिंग कर रहा है, उसके अलावा और कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट नहीं है, तो वो प्लानिंग के ऑर्गेनाइज हो, मुनज्जम इसे बोलते हैं, और बेहतर प्लानिंग हो। नंबर 4, सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर के काम ऐसी इकोनॉमी में होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरे मुल्क को वो एक ही नजर से देखेगी, तो वो फिर वेलफेयर के काम, पब्लिक पार्क्स बनाने हैं, सरकारी दफातर बनाने हैं, सरकारी स्कूल कायम होंगे, सरकारी बिल्डिंगें, यूनिवर्सिटीज वो कायम होंगी, डिस्पेंसरीज कायम होंगी, और जिनसे लोग बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बेहतर होता है। नंबर 5 पे क्लासलेस सोसाइटी। तो यहाँ पे क्लास सिस्टम, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, अमीरी और गरीबी का फर्क खत्म हो जाएगा। तो अगर फर्क खत्म होगा तो क्लासलेस सोसाइटी ना बनी। यस सर। तो ये तो इमरान खान की जब 2018 में हुकूमत आई थी, तो उसका भी एक ही लोगो मोटो, एक ही नारा था उसका, तो दो नहीं एक पाकिस्तान। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में दोहरा में आ रहा है, एजुकेशन का भी और इकोनॉमी का भी। एक तरफ अमीर है वो अमीर से अमीर तर है, और गरीब तबका है वो गरीब से गरीब तर है, गुर्बत की लाइन से भी नीचे है। अमीरों का एजुकेशन सिस्टम हो रहा है, गरीबों का एजुकेशन सिस्टम हो रहा है। लेकिन जब आपके सोशलिज्म की इकोनॉमी होगी, एक ही डिपार्टमेंट तमाम मुल्क के लिए पॉलिसीज बनाएगा, तो वो क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। क्लासलेस सोसाइटी होगी तो डेफिनेटली पॉइंट नंबर 6 भी उसको हिट कर रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी को मिलेंगी, मुलाजमत के मौके जैसे जिसका जो कैलिबर उसको उस हिसाब से काम मिलेगा। नंबर 7 पे नो प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट बिजनेस कोई भी नहीं होता, ना कोई प्राइवेट मल्कियत है किसी भी, ना ही कोई प्राइवेट अपना जो या धंधा वो स्टार्ट कर सकता है। नंबर 8, नैरो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अमीर और गरीब के दरमियान जो गैप है वो नैरो हो जाता है, नैरो बोलते हैं, तंग हो जाता है, कम हो जाता है। तो सोशलिज्म के अलावा जो दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम है, उनमें रिच और पुअर के दरमियान गैप वो ज्यादा से ज्यादा होता जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। अब एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारा कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो इसकी खासियत या खसूसियात कौन कौन सी हो सकते हैं? सबसे पहले, नॉन अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। अक्यूमुलेशन बोलते हैं जमा करना, अक्यूमुलेट करना, जखीरा करना दौलत को। तो नॉन अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ऐसे सिस्टम में दौलत की जखीरा अंदोजी कोई नहीं करता। क्यों नहीं कोई करता? क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं सारे, गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है। अगर तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ना होते, अपना अपना कारोबार स्टार्ट करते, तो अमीर अमीर से अमीर तर होता जाता, उसने दौलत को अक्यूमुलेट कर लेना था। पाकिस्तान में आपको चंद खानदान नजर आएंगे जो वेल्थ को अक्यूमुलेट कर लेते हैं, वो 13-14 खानदान है। वो ही जनाब उनकी आगे फैक्ट्रियां, शुगर मिलें, और आगे सारा उनका काम असर रसूख उन्हीं का है। उनकी ये इन फैमिलीज की इनकम एक तरफ और पूरे पाकिस्तान की इनकम एक तरफ। तो इसका मतलब है चंद हाथों में दौलत अक्यूमुलेट होके बैठी हुई है, प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको दोहरी मईशत ये देखने को मिलती है। तो लेकिन जहाँ पे सोशलिज्म का निजाम होगा, वहां पे अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी। डन। डिसेक्टेड इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो वो डिफरेंट ग्रुप्स में क्रिएट नहीं होती सोसाइटी, ग्रुप बंदी नहीं होती। आपने देखा होगा क्लास में भी आप लोग आपस में अपने ग्रुप बंदियां बना लेते हैं, अपने अपनी दो दो तीन तीन सहेलियों का ग्रुप बना लिया, उसी के साथ ही बैठना क्लास में हमेशा। कॉलेज में भी आपने ग्रुपिंग कर ली, लेकिन सोशलिज्म में देर इज नो ग्रुपिंग। नंबर 2, बेटर रिसोर्स एलोकेशन। जब सोशलिज्म होगी तो आपके रिसोर्स प्रॉपरली एलोकेट होंगे, उनकी एलोकेशन जो बिल्कुल एक्चुअल होनी चाहिए वो होगी। आप इमेजिन करें सोशलिज्म नहीं है, हर बंदा अपने हिसाब से काम दे रहा है, नौकरियां बांट रहा है, जिसका जिधर दा लगा हुआ है उस हिसाब से वो लोगों को नवाज रहा है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेटर नहीं होगी।
क्योंकि एक बंदे को आपने इस तरह पाकिस्तान में हुआ था कोई 4-5 साल पहले, नजम सेठी को क्रिकेट का चेयरमैन बना दिया था, और शायद किसी को याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है सब जरा जरा। वो एक पॉलिटिशियन था, उसको क्रिकेट के लिए पे का नहीं पता था। तो आपने ये प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं की। जिसका जो कैलिबर है, जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है, उसके मुताबिक उसको जॉब दें, वो फिर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। तो सोशलिज्म में प्रॉपर एलोकेशन या बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। दूसरा पॉइंट जी, तो एलोकेशन रिसोर्सेज की प्रॉपरली प्लान्ड होती है यहाँ पे टू इरेडिकेट, इरेडिकेट बोलते हैं रिमूव करने के लिए, इट्स लॉस, लूस नहीं है ये। तो इसके लॉस को खत्म करने के लिए प्लानिंग की जाती है और रिसोर्सेज को प्रॉपर एलोकेट किया जाता है, ना कि आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखने बैठ जाएं कि भी ये मेरा भांजा है तो इसको बेचारे को नौकरी की बड़ी सख्त जरूरत है, इसको आप आपदा का चेयरमैन लगा लें, और उसने इंजीनियरिंग की डिग्री ना की हो, तो ये आप उसको नवाज रहे हैं उस एक को बनाने के लिए, बाकी सारी अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर रिसोर्सेज एलोकेशन नहीं होती। नंबर 3 पे, स्टेट कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन वेल्थ की या डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ की, इसमें सारे का सारा कंट्रोल किसके पास है बोला? सर हुकूमत के पास है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो इसमें तो ये तो बिल्कुल डंके की चोट पे बात क्लियर है। इस पॉइंट को रीड करने की जरूरत है? नहीं सर। नंबर 3 कहीं पे, नंबर 3 पे ये है जी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है आपकी मईशत मुस्तहकम होगी, एक जगह पे रुकी रहेगी। आजकल आप पाकिस्तान की हुकूमत देखें जरा, और इकोनॉमी देखें, आपको लगता है वो स्टेबल है? नो सर। स्टेबल अगर होती तो आज हम आटा लेने जा रहे हैं, उसका एक रेट होता, कल जाते तो भी वही रेट होता। चिकन लेने जा रहे हैं, उसकी जो प्राइस है अगले हफ्ते जाते उसकी वही प्राइस होती। एक दिन यहाँ पे कुछ प्राइस होती है, अगले दिन जाओ तो कहानी चेंज हुई होती है। इसका मतलब है इनस्टेबिलिटी है। और जिस वक्त इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो, बड़ी खतरनाक बात है ये, आपकी मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पूछें जरा क्यों? क्यों? अब महक ने कारोबार स्टार्ट करना है, तो इसको उसके रेट की नहीं समझ आ रही। एक दिन रेट पूछा, अगले दिन रेट पूछा, इसने रॉ मटेरियल परचेज करना है, उस पर वर्किंग करनी है, मजदूरों को इसने दिहाड़ी देनी है, जगह का रेंट देना है, इसको रेट ही नहीं समझ आ रहे। कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, फिर स्लाइटली सा नीचे आ जाते हैं। तो ये बोलेगी कि यार इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इतनी है, दफा करो कारोबार, मैं करती नहीं हूँ, अभी मैं हालात का वेट करती हूँ जब तक इकोनॉमी स्टेबल ना हो जाए, ताकि मुझे पता तो चले कि मैंने प्रॉफिट में जाना है कि लॉस में जाना है। इनस्टेबिलिटी होगी तो उतार चढ़ाव इतने ज्यादा होते हैं, यही नहीं पता होता कि बिजनेस आपका प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जब मुल्क में नहीं होगी तो जॉब्स नहीं मिलेंगी, लोग बेरोजगार होंगे, नेशनल इनकम आपकी नीचे आएगी, और बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है समझ लगी ये बात? जी सर। ठीक है। नो एक्सप्लोइटेशन। नो एक्सप्लोइटेशन का मतलब है कि मजदूरों का इस्तेहसाल, उर्दू में इसे कहते हैं इस्तेहसाल, ज्यादती। मजदूरों के साथ ज्यादती नहीं होगी, ज्यादती की सेंस में उनसे काम ज्यादा करवा लिया और उनको पे बहुत कम किया। अब वो भी बेचारे मजबूर थे, ठीक है अभी हमारे पास कौन सा, ये ईंटों के भट्टे पे जो काम करते हैं बड़ी सख्त ड्यूटी है इनकी, रात दिन एक कर देते हैं बेचारे, लेकिन उनका मुआवजा बिल्कुल मामूली सा है। लेकिन वो चूंकि कोई दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वहां पे उनकी आसाइशात इतनी ज्यादा नहीं होती, गुजारा उनका हो रहा होता है, वो भी कहते हैं चलो यार ठीक है, भूखे रहने से बेहतर है कोई ना कोई काम। इसी चीज का फिर वो प्रोड्यूसर फायदा उठाते हैं, तो जो उनका मकबूल मुआवजा बन रहा होता है वो उनको देते नहीं। लेकिन जहां पे सोशलिज्म होगा, वहां पे चूंकि एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, वो तमाम लोगों को एक ही नजर से देखेगी, प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग करेगी, तो एक्सप्लोइटेशन ऑफ वर्कर्स वो नहीं होगी। इसे बोलते हैं नो एक्सप्लोइटेशन। डन? यस सर। हाँ, नो वन कैन एक्सप्लॉइट एनी अदर बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 5 पे है सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे सोशल वेलफेयर के काम किए जाते हैं सोशलिज्म में। प्रॉपर एक्सपेंडिचर लगाए जाते हैं, एजुकेशन को प्रॉपर उसका फंड दिया जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट को उसका फंड दिया जाता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन और वेलफेयर। कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं बाय द वे? कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कौन सा होता है हमारा? कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ये आपका जो पीटीसीएल का डिपार्टमेंट हो गया, ये जैज, वारिद, यूफोन, जोंग। ऐसे ये मैंने सुना है कि जोंग भी खत्म होके ये यू में मर्ज होने लगा है। किसी ने सुनी है आप में से ऐसी बात?
तो यहाँ पे प्रॉपर जब फंड एलोकेट किए जाते हैं, सोशल वेलफेयर के काम किए जाते हैं, तो प्राइस हाइकिंग का मतलब है कि प्राइस जो शार्पली इंक्रीज कर जाती है, वो चीजें नहीं होती। और नेसेसिटीज जो सी हैं वो सस्ते रेट पे मिल रही होती है। नेसेसिटीज का आपको पता होगा, जो जिंदा रहने के लिए चीजें जरूरी होती हैं उन्हें नेसेसिटीज बोलते हैं। आटा, घी, दाल, चीनी वगैरह वगैरह, ये सारी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। और पाकिस्तान में इस वक्त नेसेसिटीज इतनी महंगी। नंबर 6, सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी का मतलब है कि सोशली तमाम लोग बराबर हैं, कानून की नजर में सब बराबर है। तो यहाँ पे हुकूमत की नजर में उसकी सारी अवाम बराबर है, क्योंकि वो सभी को एक जैसी प्लानिंग प्रोवाइड कर रही है। तो सोशल इक्वलिटी, ये पढ़ दो भी, सोशल इक्वलिटी, इक्वल इक्वल, सारा कुछ इक्वल करना मांगता। डीमेरिट्स ऑफ, ये हमने फायदे तो इसके बहुत सारे देख लिए हैं, अब कुछ इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स कुछ आप आंखें बंद करके सोचेंगे आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, अभी सारा कुछ अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा तो ये तो अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाएगी, सबसे पहला डीमेरिट ये है। दूसरा, ये तो फिर रिश्वत लेना शुरू कर देगी, तो काम तो फिर वही कैपिटलिज्म वाला आ गया। प्रॉपर एलोकेशन तो ना हुई फिर अगर ये रिश्वत ले रही है, और सिफारिशियों को भर्ती कर रही है, तो इससे तो फिर बड़े सारे मसाइल होंगे। तीसरा, ये बात एक माइंड में आती है कि सरकारी सिस्टम आपके मुल्क का तोबा, आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके किसी ने कोई काम अपना लीगल काम निकलवाना हो तो वो क्या आसानी से हो जाता है। हाँ, डिमेरिट ऑफ सोशलिज्म, सबसे पहला लिखा हुआ है लॉस ऑफ सेंस ऑफ ओनरशिप। तो सेंस ऑफ ओनरशिप खत्म हो जाता है जब सभी को आप मुलाजमत देंगे, अपना काम उनको करने की इजाजत नहीं देंगे, तो वो लोग फिर जो आपने मुलाजिम भर्ती किए हुए हैं अपना काम समझ के नहीं करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसको 20,000 सैलरी पर रख लिया है, तो जिसने 20,000 सैलरी लेनी है उसने उस जॉब को अपना नहीं समझना, उस कारोबार को अपना नहीं समझना, उसको अपनी सैलरी से करना है। कदों महीना खत्म हुए, कदों सी तनख्वाह लिए। सरकारी मुलाजमीन यही करते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, जाके सोते रहते हैं, बिस्कुट खा लिए, मीटिंगें चल रही हैं, उसके बाद उनको पता है कि महीना खत्म होना है, तनख्वाह आनी ही आनी है। तो ये लॉस ऑफ सेंस ऑफ ओनरशिप हो गई। नंबर 2 पे लॉस ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब है जो सार्फ की हुक्मरानी है वो खत्म हो जाती है। आमतौर पे होना तो इस तरह चाहिए कि सारिफ की हुक्मरानी होनी चाहिए, सारिफ का जो दिल कर रहा है वो जो डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर ड्यूटी बाउंड होते हैं उसी को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि डिमांड जिस चीज की आ रही है प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूस करेंगे, तो उनकी बचत है, नहीं तो उनको लॉस है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ये नहीं, ये पैदा करें, वो कंज्यूमर को नहीं देखती, तो कंज्यूमर की सोवरेनिटी वो खत्म हो जाती है। डन। यस सर। नंबर 3, लॉस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। वह सलमान साहब भी आए, मैं पता चला मुझे। लॉस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है आपकी मुआशी आजादी वो खत्म हो जाती है। आप अपनी मर्जी से जब चीज खरीद नहीं सकते, गवर्नमेंट ही आपको बाउंड करेगी कि क्या खरीदना है, प्रोड्यूसर को भी गवर्नमेंट ही बाउंड करेगी, क्या पैदा करना है, रेट भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितने का होना चाहिए। तो इकोनॉमिक फ्रीडम का है कि भैया खत्म नहीं होगी फिर। यस सर। इनफेक्टिव प्राइस सिस्टम। इनफेक्टिव प्राइस सिस्टम में प्राइस सिस्टम यहाँ पे नकारा हो जाता है। आमतौर पे प्रैक्टिस ये होती है, डिमांड और सप्लाई की मदद से कीमतों का तयन होता है। प्राइस डिटरमिन उस पॉइंट पे होती है जहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई और डिमांड ये इक्वल इक्वल हो जाए। लेकिन यहाँ पे जब डिसाइड ही सारा कुछ गवर्नमेंट ने करना है तो प्राइस सिस्टम इनफेक्टिव हो जाता है। तो ये प्राइस सिस्टम होता है, ये मैं तो हल्का सा आपको आइडिया दे दूं। ये सप्लाई होती है, ये डिमांड होती है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी जा रही है। तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाए सप्लाई और डिमांड का, वो प्राइस डिटरमिन हो जाती है, ये प्राइस और ये क्वांटिटी डिटरमिन हो जाती है। फैसला हो जाता है क्वांटिटी कितनी रखनी है और प्राइस कितनी रखनी है। तो लेकिन जिस वक्त गवर्नमेंट सारा कुछ डिसाइड करेगी तो ये प्राइस सिस्टम फिर फ्लॉप हो जाता है। समझ लगी बात। यस सर। लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेने की जो एक सलाहियत होती है वो खत्म हो जाती है। इनिशिएटिव का, यार मैं भी कोई नई नई चीजें इजाद करूं, कोई नई नई इनोवेशंस लेके आऊं, नए नए तजर्बात करूं, कोई नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। G3 तो बहुत हो गया, अब G4 आना चाहिए, अब आगे यार G5 आना चाहिए। इनिशिएटिव यहाँ पे नहीं लिए जाते ऐसी इकोनॉमी में जहां पे सारा कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही हो। नंबर 6, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मिस एलोकेट होंगे, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फिर रिश्वतें लेगी, सिफारिशों को भर्ती करेगी, तो अपना अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगी। जिसके पास थोड़ी सी पावर आ जाए तो वो, यार ये जो प्लाजों के बाहर मोटरसाइकिल पार्किंग वाले होते हैं, कार पार्किंग वाले होते हैं, ਉਹਨਾਂ को थोड़ी जी पावर होती है, वही नहीं मान होते, बाहर चौकीदार जरे खलोते होते हैं, बाइक इधर नहीं भाई उधर लेके जाएं, और सही जगह पे भी खड़ी करते हैं, उन्होंने यही कहना है कि भाई थोड़ी आगे कर लें। तो अपनी फिर अथॉरिटी तो उन्होंने दिखानी होती है, और एक ऐसा इदारा है पूरे मुल्क को जो कंट्रोल कर रहा है, तो वो फिर कहाँ से हमारे काबू आएगा।
तो वो अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करेगा, तो इस वजह से मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी ही होगी, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। डन। यस सर। हाँ, रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म मैं पहले आपको बता चुका हूं कि नौकरशाही का अमल दखल, इसे उर्दू में कहते हैं नौकरशाही का अमल दखल, जिसमें आप यूं समझ लें कि आपके फजूल चक्कर लगवाए जाते हैं, एक जेन्युइन काम को इतना लटका के लंबा कर दिया जाता है और फजूल आपसे पैसे भी लिए जाते हैं और टाल मटोल की जाती है, सुस्त रवि का शिकार हो जाता है आपका एक काम। वो रेड टैपिज्म है। ओके, नेक्स्ट है जी कंसंट्रेशन ऑफ पावर विद स्टेट। तो यहाँ पे तमाम तर आपकी जितनी भी पावर्स हैं उनसे अपर एंड पे रहती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसी ने सारा कुछ कंट्रोल करना है, इकोनॉमिक लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी आपकी मईशत को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट हैज एन अपर एंड, उसका हाथ हमेशा ऊपर ही रहता है, बाकी सारे उसके नीचे। देयरफॉर इफ गवर्नमेंट गोज इन द हैंड ऑफ inefficient people, political instability and economic fluctuations are also generated, which may be cause of a low rate of development। तो ये तो होगा, ऐसा करेंगे तो फिर ये तो होगा। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ सोशलिज्म ये काट दें, बस अभी यहाँ तक ही रखें।